So welcome students, you are watching a chemistry class on chapter periodic classification of elements. Okay. So previously I have already discussed on Doberin-Trash and Newland law of octave. So today my topic is Mendeleev periodic table. Okay. So how he arranged the his tables. So he arranged his tables on the basis of their atomic masses and with the similar properties, okay, of the elements. So you know very well, at that time only 63 elements were discovered. Okay, so after the failure of the periodic table given by uh, Newland and Doberin-Trash, so Mendeleev, he was the real first breakthrough in the classification of elements was given by the Russian scientist, namely Ivanovich Mendeleev, who was the professor of the University of Petersburg, Moscow. So he has been regarded as the main contributor of the classification of the periodic table. Okay. So I've already told you that at that time only 63 elements were discovered. So moreover, Mendeleev observed that most of the elements, I mean well-known element then, okay, उस समय के ज़माने में जितने एलिमेंट थे उनमें अधिकतर एलिमेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बन जाते थे, कंपाउंड बनता है, यानी कि ऑक्साइड एंड हाइड्राइड में. So therefore he selected oxygen and hydrogen for the classification of element. तो उसने एक ऑक्साइड फॉर्म और हाइड्राइड फॉर्म के मुताबिक उसने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वो चुन लिया. ओके. इसके अलावा उसने अपने ग्रुप में क्या किया, उसने एक सब ग्रुप बनाया, यानी कि ए एंड बी के हिसाब से. ए इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड वेयर एज बी इज रिटन ऑन द राइट साइड. अब आपको ये सोचना होगा कि उसने ए एंड बी लिखा क्यों, कोई तो वजह होना चाहिए. उसका वजह ये है कि जो द वेल नोन एलिमेंट विच आर लाई ऑन बिलो द ए, they have the similar properties, okay, but whereas the element which lie on the below the B group, B subgroup, they are the different they have the different chemical property with that of A. तो इनका जो properties थे A और B का वो बिल्कुल अलग अलग थे, इसलिए उसने क्या किया था, A and B को क्या बनाया था, सब ग्रुप बनाया था. अभी हम बात करेंगे. तो उसने इस तरह का उसने यानी कि क्या किया, उसने ये टेबल बनाना शुरू किया. तो he had made a successful in making his periodic table. Okay. तो उसके टेबल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या फीचर्स थे, ये हम बताना चाहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल he made 7 horizontal group. He made a 7 horizontal group. तो उसने 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप बनाया था. देखो ऐसे करके 1 2 इस तरह का बनाया था. और जो लास्ट वाला जो था उसने मतलब कि यार वो जो ट्रांजिशन सीरीज था वो उसने शुरू किया था, यानी कि एक स्लॉट में 3 एलिमेंट को उसने लिखा था. इसके अलावा वो उसने लिखना कहाँ से स्टार्ट किया था, 4th पीरियड में. मैंने कहा लेफ्ट टू राइट को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड. तो देखो 1 2 3 ये हो गया 4th पीरियड. 4th पीरियड में यहाँ पे 3 एलिमेंट जहाँ लिखा, फिर 5th में, फिर 6th में. ठीक है. तो यहाँ पर आई हैव नॉट रिटेन द एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट बिकॉज इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके. तो जहाँ जहाँ मैंने लिखा है वो थोड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा. तो किस तरह से इसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाहिए मैं बताना चाहूँगा आपको. तो ये आपका चार्ट बनाया गया है, आप देखोगे. तो मेंडलीव पीरियडिक टेबल में उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि व्हेन दीज एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. देखो उसने एलिमेंट को किस आधार पे अरेंज किया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया. अब देखो जब हाइड्रोजन 1 है, यहाँ कहीं नहीं है, फिर 1 के बाद क्या आ गया, 6 आ गया, फिर 9 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया. इस तरह से इसका क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर इसने अरेंज करना शुरू किया. तो ये एक पॉइंट आ गया. और एक बात,
जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो हम लोग मूव करते हैं, यानी कि ऐसे इस तरह से जो मूव करते हैं 1 2 3, उसने कितने ग्रुप बनाए ऐसे वर्टिकल कॉलम? 8 वर्टिकल कॉलम बनाए, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। और जो 7 पीरियड है, जैसे आई मीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कितना पीरियड होगा? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह का उसने यानी कि 7 पीरियड बनाया था। ओके, तो ये आपका चार्ट बना हुआ है। लेकिन उसमें एक बहुत यानी कि कामयाब भी रहा उसने इस टेबल को बनाने के लिए। उसका कामयाब ये रहा कि नंबर 1, उसने अपने पीरियडिक टेबल में कहीं ना कहीं उसने क्या किया? गैप दिया। कहीं ना कहीं उसने क्या किया? गैप दिया। तो जो उसने गैप दिया ना, तो उसने ही ऑल्सो प्रेडिक्ट ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट बाय गिविंग अ प्रॉपर्टी। उसने जो उस समय के ज़माने में जो एलिमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, जो खोज नहीं हुआ था, उसने उस एलिमेंट का क्या किया था? उसने प्रेडिक्शन निकाल लिया था कि उस एलिमेंट का इस तरह का एटॉमिक वेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेविटी और डेंसिटी, उसने पहले ही सारा उसका अनुमान निकाल लिया था। निकालने के बाद उसने वहाँ पर क्या नाम रखा? जैसे इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इस तरह का नाम दिया गया। इक्का एल्यूमिनियम मतलब इक्का जो वर्ड है वो लिया, इट दैट केम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत वर्ड से लिया गया है। तो इक्का सिलिकॉन का मतलब ये हुआ कि पहले सिलिकॉन है, उसके बाद जो एलिमेंट का जो खोज होगा वो वहाँ पर मतलब बिठाया जाएगा, विदाउट डिस्टर्बिंग हिज पीरियडिक टेबल। इसका पीरियडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए ही लेफ्ट सम गैप, क्योंकि बिकॉज ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था कि आने वाले दिनों में, इन द फ्यूचर टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, सम एलिमेंट में भी डिस्कवर्ड। ओके, उसको विश्वास था कि आने वाले दिनों में कुछ एलिमेंट का खोज होने का चांस है, इसलिए उसने गैप रखा था। ये उसका सबसे मोस्ट सफलतापूर्वक उसका रहा था पीरियडिक टेबल का। ओके, मोर ओवर इसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, ये जो इसने जो टेबल बनाया था वो बनाया था 1868 में। मैंने पहले ही बोला था कि 1800 में 30 एलिमेंट का खोज हुआ था। 1867 में 63 एलिमेंट का खोज हुआ था, है ना। तो 67 में जब 63 एलिमेंट का खोज हुआ था, तो मेंडलीव ने तो 68 में बनाना शुरू किया टेबल। तो उस समय तो 63 एलिमेंट का मतलब मालूम था। ओके, तो उसने इस तरह का, यानी कि उसने जब सजाया, जो 1900 में, अभी 2000 चल रहा है, 2020, तो मैं बात कर रहा हूँ जब 2000 में बहुत सारे एलिमेंट का खोज हुआ था। जैसे हम बात करेंगे नोबेल गैस के बारे में। नोबेल गैस आपको पता है कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जितने भी एलिमेंट हैं, तो आप देखोगे ये जो एलिमेंट का जब खोज हुआ था ना, तो वो डायरेक्ट वो इस ग्रुप में रखा गया था, विदाउट डिस्टर्बिंग हिट टेबल। इसके टेबल को डिस्टर्ब किए बगैर वो सारे दे वर फिट इनटू हिज टेबल। ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहा उसके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी उसका और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहा, देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना है? 9.012। तो याद रखोगे जब मेंडलीव ने जब सजाना शुरू किया था, तो उस समय के ज़माने में बेरिलियम का एटॉमिक मास दिया गया था 13। उस समय का कैलकुलेशन किया था बेरिलियम का एटॉमिक मास 13। अब आप सोचो, अगर बेरिलियम का एटॉमिक मास 13 था, तो उसको फिर कहाँ रखना चाहिए था? उसको रखना चाहिए था 12 और 14 के बीच में, यही ना, 12 और 13 के बीच में रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो कहीं गैपिंग है ही नहीं, तो वो रखेगा कहाँ पे? प्रॉब्लम तो ये खड़ा हुआ। तो उसने जबकि इसका 4.5 इक्विवेलेंट मास था, जब, और इसका वैलेंसी क्या था? 2। जब वैलेंसी 2 था, तो 4.5 इंटू 2 किया तो कितना आ गया? 9 आ गया। इसलिए उसने एटॉमिक मास को 9 मानकर उसने इस जगह में फिट किया। तो देखा गया ये सॉल्व हो गया, जो प्रॉब्लम थी, जो डाउट था एटॉमिक मास का, वो क्या हो गया? सॉल्व हो गया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये टेबल ज़्यादा देर तक सक्सेसफुल नहीं रहा, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? क्योंकि इसका कारण ये है कि उसमें देखा गया कि किस तरह का, यानी कि इसका डिस्कार्ड किया गया। उसका रीजन ये है, नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो पहला एलिमेंट में रखा गया, तो देखा गया पहला एलिमेंट रखा गया, तो देखा गया कि पहला जो एलिमेंट था, तो आपको पता कि हाइड्रोजन हैड अ सिमिलर प्रॉपर्टी विद दिस एल्कली मेटल, नो।
I mean hydrogen, lithium, sodium, potassium. They all react with oxygen to form what? Oxide, potassium oxide, sodium oxide, and H2O. I mean water. ना तो ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? रिएक्ट हो रहा है. नंबर 1 पॉइंट. Number 2 point, these elements were also react with this fluorine, chlorine, this one. तो ये जो फ्लोरीन क्लोरीन है इनके साथ भी वो रिएक्ट होता है. HCl, HF, HBr, NaCl, NaBr, KCl, KBr. तो ये जो कंपाउंड बनता है इसके साथ रिएक्ट हुआ ये हाइड्रोजन ग्रुप के साथ. ओके तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी इसके साथ भी मिल रहा है और इसका प्रॉपर्टी फ्लोरीन क्लोरीन के साथ भी मिल रहा है. जब क्वेश्चन अराइज किया गया कि हाइड्रोजन को वाई ही प्लेस्ड द हाइड्रोजन इन द अल्कली ग्रुप, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन, वो इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. उसके बाद इसका और एक था कि उस समय के ज़माने में आइसोटोप का खोज नहीं हुआ था. मेंडलीव के ज़माने में आइसोटोप का खोज नहीं हुआ था. जब आइसोटोप का खोज हुआ, मैं बात करता हूँ आइसोटोप. आपको पता है कि एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तभी तो मुझको एटॉमिक मास कहते हैं, सॉरी आइसोटोप्स कहते हैं. तो अब देखो आइसोटोप का मैं एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 111. मास नंबर 1 2 3. देखो मास नंबर 1 2 3 है और इधर में एटॉमिक नंबर क्या 111. क्लोरीन में आ जाओ 35 एंड 37, ये दोनों क्या हो गए एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर क्या होगा 17. ओके नेक्स्ट देखा गया कि कार्बन 12 13 14, ये हो गया एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर क्या हो गया 6. ओके तो मैं देखा गया कि ये जो 12 13 14 जो मैंने बात किया या फिर 1 2 3 बात किया, तो ये तो यहाँ पर इस तरह का तो है नहीं. उसने खाली एक ही एलिमेंट रखा यानी कि 1. क्लोरीन कितना है 35 और 37. उसने यहाँ पे कहाँ रखा था क्लोरीन क्या 35 37, तो उसने लिखा ही नहीं. तो ये एक उसका एक प्रॉब्लम आया था बाद में. पहले तो ये सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जब आइसोटोप का खोज हुआ तो फिर इसके ऊपर में भी ही कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द आइसोटोप. इसके ऊपर में पोजीशन ऑफ आइसोटोप के ऊपर में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. फिर आ जाओ उसका और एक बात मैंने आपको पहले बोला कि ही एक्सप्लेन्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. उसने किस आधार पे एलिमेंट को अरेंज किया था? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया था. लेकिन यहाँ देखा जाए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है. देखो कैसे गड़बड़ हुआ मैं दिखाता हूँ. आप स्क्रीन सामने दिखाई दे रहा बढ़िया से देख सकते हो. ये है FeCO and Ni. ओके तो हम देखते हैं कि Fe का जो एटॉमिक मास है वो कितना 58.85. मैं मानता हूँ कि इट हैज द लोएस्ट एटॉमिक मास. मैं मानता हूँ, लेट मी एज्यूम. ओके उसके बाद हम बात करते हैं कोबाल्ट कितने 58.93. अब आ जाए निकेल 58.71. तो आप देखोगे जो लाइटर एटॉमिक मास है दैट इज प्लेस्ड आफ्टर हेवियर एलिमेंट. देखा गया कि जो लाइटर जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रखा गया, जबकि हेवियर एलिमेंट को पहले रखा गया. ये तो उल्टा हो गया. जबकि 58.71 को पहले होना चाहिए था, 58.93 को बाद में होना चाहिए था, लेकिन उसने तो ऐसे किया नहीं. तो ये भी इसका क्या आया था प्रॉब्लम्स आए थे. ओके फिर आ जाओ. मैंने आपको पहले ही बोला कि उसका जो एक स्लॉट है तो उसमें देखा गया कि जैसे कॉपर और पोटासियम की बात करेंगे तो कॉपर और पोटासियम की जो प्रॉपर्टी वो बिल्कुल क्या डिफरेंट है. तो फिर आ जाओ और एक पॉइंट है आयरन और कॉपर. देखो ध्यान से सुनना है. आयरन कॉपर ये जो है और यहाँ पर क्या कॉपर है, यहाँ पे आयरन कोबाल्ट निकेल है, जबकि ये सब क्या है मेटल है. अगर ये मेटल है तो फिर आयरन कोबाल्ट को कितना दूर क्यों रखा, ये भी एक प्रॉब्लम है. तो ये सब वो रीजन नहीं दे पाया था. यही वजह है कि उसका ये टेबल क्या हो गया डिस्कार्ड कर, बाद में ये डिस्कार्ड कर दिया गया. लेकिन उसने सबसे पहले तो उसने एक नया आइडिया दिया था. उसने एक आइडिया क्या दिया था उसने न्यूलैंड के बाद में उसने ये आइडिया दिया कि व्हेन दीज एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास then the chemical properties of certain element will have the similar property as the previous element. मतलब repetition properties. इसका मतलब क्या हो गया repetition property at certain regular interval. मतलब ये हुआ कि जैसे हम बात करेंगे कि सोडियम, अगर मैं सोडियम मानता हूँ
तो उसके बाद क्या है पोटासियम। तो सोडियम का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल क्या हो गया, पोटासियम से क्या हुआ, सिमिलर प्रॉपर्टी देखा गया, है ना। तो ये हुआ, ये इसमें यानी कि रिपीटिशन देखा गया एट एवरी क्या बोला, रेगुलर इंटरवल में। न्यूजीलैंड में भी वही हुआ था, बट न्यूजीलैंड का जो टेबल था दैट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम लाइटर एलिमेंट तक हुआ था, लेकिन उस अप टू मेरे कहने में ना एटॉमिक मास क्या 40 के बाद जो भी एलिमेंट आए थे वो इस तरह का यानी कि वो फॉलो रिपीटिशन क्या हो रहा, फॉलो नहीं हो पा रहा था। यही वजह था कि न्यूजीलैंड का पहले डिस्कार्ड कर दिया गया, लेकिन मेंडलीव का कुछ कारणों से भी ये इसका टेबल भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल के बारे में, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।